हेलो बच्चों, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। हम कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स क्लास 12 एक लेक्चर सीरीज कर रहे हैं पूरी वेव ऑप्टिक्स पर। आज लेक्चर 4 है। हम मिल रहे हैं आरटी एकेडमी के खूबसूरत एक अच्छे प्यारे प्लेटफॉर्म पे। और लेक्चर 4 का एजेंडा इंटरफेरेंस पैटर्न की डिटेल डिस्कशन यानी उसकी इंटेंसिटीज के वेरिएशन का है। लेक्चर 3 में हमने इंटेंसिटीज के अच्छे वेरिएशन सीखे थे। इंटेंसिटी से नहीं, एम्पलीट्यूड के सीखे थे कि अगर दो प्रोग्रेसिव वेव किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, प्रोपगेट हो रही है, और वो सेम डायरेक्शन में चलते हुए अगर इंटरफेयर करती हैं सेम फ्रीक्वेंसी की बेस में, हम कोहेरेंट मान के चल रहे थे, सेम फ्रीक्वेंसी की बेस में, और वो दोनों एक दूसरे से इंटरफेयर करेंगी सेम डायरेक्शन में, तो जो इंटरफेरेंस से नई वेव जनरेट होगी वो सेम फ्रीक्वेंसी की होगी और सेम डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगी। यानी दो वेव एक वेव क्रिएट करती है। उस वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा उसका वेरिएशन हम लोगों ने फॉर्मूले में देखा था, और उसका क्या फेज होगा वो भी देखा था। हम उसको डिराइव करने जा रहे हैं, लास्ट लेक्चर का पूरा डिस्कशन हुआ, लेकिन जो एम्पलीट्यूड हमारे निकल कर आ रहा था वो एम्पलीट्यूड निकल कर आ रहा था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos phi नॉट, जहाँ पर a1 किसी पहली वेव का एम्पलीट्यूड है, a2 दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड है, और phi नॉट उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है। और जो फेज मेरी वेव रिजल्टेंट वेव a1 वाले एम्पलीट्यूड वाले किसी वेव से बना रही है, उसका फॉर्मूला a2 sin phi अपॉन a1 प्लस a2 cos phi नॉट है, और ये tan अल्फा की वैल्यू है। तो ये कुछ इस तरह से इसका डिस्कशन है एनालॉग ऐसे वेक्टर के कि मान लीजिए यहाँ पर a1 वेक्टर है और यहाँ पर कोई a2 वेक्टर है, और दोनों से एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया जाए, तो कॉमन टेल से निकलने वाला जो रिजल्टेंट है ये हमारा r है, और ये एंगल अल्फा है, ये phi नॉट है। a1 और a2 के बीच का फेज डिफरेंस। ठीक, हम इंटेंसिटी का डिस्कशन करें। जो इंटेंसिटी होती है दैट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वो इंटेंसिटी डिपेंड करती है किसी भी वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर। इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। हालांकि इसका लंबा सा फॉर्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो बी। डराना नहीं चाहते इसमें इतना बड़ा फॉर्मूला लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए इक्वल का साइन लगाइए। देखिए के ए स्क्वायर, और ये जो है ये कोई कांस्टेंट है। ठीक, अच्छी बात। यानी जब भी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को करते हैं उससे किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, सूटेबल कांस्टेंट है। मैंने बताया फॉर्मूला अभी आप रिपीट करके सुन सकते हैं। ऐसे फॉर्मूला में जो बाकी एम्पलीट्यूड के अलावा जितने टर्म्स हैं वो कांस्टेंट बना हुआ है, वो सूटेबल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली इंटेंसिटी बन जाने वाली है। इस एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट आ रहा है इस पर मेरा बहुत इंटरेस्ट है, और मैं एम्पलीट्यूड के साथ ही सारा खेल खेलना चाहता हूँ। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दूंगा तो सामने भी a1 का स्क्वायर, फिर ये a2 का स्क्वायर, फिर ये 2a1 a2 टाइम्स cos phi नॉट रह जाएगा, और मैं जानबूझकर यहाँ a का मल्टीप्लाई कर दूं तो इस तरफ भी मेरे लिए a का मल्टीप्लाई हो जाएगा। गौर से देखिए ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, इसलिए ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी बन जाएगी। ये k पहले टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो k a1 स्क्वायर, दूसरे टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो k a2 स्क्वायर, फिर 2 टाइम्स k a1 a2 cos phi नॉट। आप देखिए ये k a1 स्क्वायर है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये पहली वाली वेव की इंटेंसिटी है, ये दूसरी वाली वेव की इंटेंसिटी है। यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। काम करो, इस k को रूट के अंदर ले जाओ, तो रूट में k टाइम्स k लिखा जा सकता है, हम कहेंगे हाँ। फिर a1 a2 को भी रूट के अंदर ले जाओ, कोई क्वांटिटी रूट के अंदर जाती है तो शायद वो स्क्वायर बन जाती है, और बाहर लिखा है cos phi नॉट। अब देखें k टाइम्स a1 स्क्वायर तो i1 बन गया, और k टाइम्स a2 स्क्वायर i2 बन गया। तो हमारे लिए जो फॉर्मूला निकल कर आया दैट इज i1 प्लस i2 प्लस 2, और स्क्वायर रूट के अंदर ये i1 और ये i2, हम लिखेंगे i1 i2 टाइम्स cos phi नॉट। इंटेंसिटी का फाइनल फॉर्मूला मेरे पास ये निकल रहा है। अब इसमें इंटेंसिटी के वेरिएशन वही हैं जो एम्पलीट्यूड के वेरिएशन थे। पाई की वैल्यू 0 होने पर, 2 पाई होने पर, 4 पाई होने पर cos phi की वैल्यू 1 प्लस 1 यानी मैक्सिमम होगी, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी। अगर cos phi की वैल्यू -1 ले लिया जाए, यानी phi की वैल्यू पाई 3 पाई 5 पाई 7 पे एक और पाई ले लिए हैं, तो cos phi नॉट की वैल्यू -1 होगी। -1 होने से i की जो वैल्यू है वो मिनिमाइज हो जाएगी। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं कि if phi नॉट is equal to 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi and so on, basically 2n pi,
where n is 0, 1, 2, 3 and so on। तो ऐसा करने पर जो cos phi होगा ये +1 होगा और +1 का मतलब मैक्सिमा है, तो इंटेंसिटी में मैक्सिमम आएगी। तो ऐसे समय पे जो इंटेंसिटी होगी उसको I max लिख देंगे। हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ओवर I1 I2। इसको लेके क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ओवर I1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ओवर I2 का स्क्वायर, क्योंकि रूट लगाया तो स्क्वायर लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखें क्या लिखा गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये अल्टीमेटली स्क्वायर रूट ओवर I1 प्लस स्क्वायर रूट ओवर I2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये a स्क्वायर रूट I1 को a मान ले, रूट I2 को b मान ले, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है। तो अल्टीमेटली I max की वैल्यू ये बन जाती है। अब अगर आप इसको चेंज करना चाहें और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि if अगर ऐसा हो जाए कि मेरा जो फाई नॉट है ये पाई बन जाए, 3 पाई बन जाए, 5 पाई बन जाए, 7 पाई बन जाए, यानी सारे के सारे ऑड पाई बन जाए, बेसिकली 2n - 1 into पाई बन जाए, where n is not from 0, from 1, 2, 3, 4 and so on। n की वैल्यू को अगर 2n + 1 लिखते तो n की वैल्यू को 0 से ले सकते थे, ऑड नंबर 2n - 1 बनाते तो बेसिकली n की वैल्यू 1 से ले जाते। खैर बढ़ते रहिए। इसमें जो cos पाई होगा बेटे ये वैल्यू -1 होगी। अगर cos पाई नॉट की वैल्यू -1 है तो मेरे पास जो इंटेंसिटी आएगी वो मिनिमम होगी और हम लिखेंगे I मिनिमम, और I मिनिमम की जगह सिमिलरली यही कहा क्योंकि इसकी वैल्यू -1 हो चुकी है तो यहाँ जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे रूट I1 का होल स्क्वायर प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रूट I1 रूट I2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो अल्टीमेटली ये आ गया रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर बन जाता है। आपको I मैक्सिमम भी पता चल चुका है और I मिनिमम भी पता चल चुका है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कई बार हर बोर्ड में रिपीटेडली पूछा गया है कि I मैक्स और I मिन का रेशियो क्या होता है। तो आपके लिए रेशियो पता चल चुका है, दैट इज I1 प्लस I2 के रूट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है कि I2 बड़ा है I1 बड़ा है। अगर I1 बड़ा है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है, और अगर I2 भी बड़ा है तो अंदर की चीज नेगेटिव है, लेकिन स्क्वायर होने के बाद ये टोटल पॉजिटिव ही बन जाएगा। इसलिए इसमें नेगेटिव पॉजिटिव में परेशान नहीं होना है। जब हम एम्पलीट्यूड लिखते थे तो एम्पलीट्यूड के अंदर हम लोग मॉड लगा देते थे ताकि नॉन नेगेटिव वैल्यू लें और नेगेटिव वैल्यूज को ना करें, मतलब नेगेटिव साइन रखने को मतलब नहीं, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो ये कहानी है इंटेंसिटी की। अब इस इंटेंसिटी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या स्टोरी है। थोड़ी थोड़ी सी बातें करता हूँ। इंटेंसिटी का फॉर्मूला सबसे पहले तो ऊपर लिख देता हूँ आपके लिए। इंटेंसिटी इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi नॉट। ये फॉर्मूला है। मैं जानबूझकर क्योंकि YDSC पढ़ने वाला हूँ और पढ़ाने वालों को हम YDSC की तरफ यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, आगे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो दोनों स्लिट से निकलने वाली जो इंटेंसिटी होगी उनको हम बराबर बराबर मानना चाह रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि स्लिट बिल्कुल आइडेंटिकल बनाएंगे। YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो दो छेद करेंगे छोटे छोटे, वो पिन होल बहुत आइडेंटिकल साइज के होंगे, जिसकी वजह से उनसे आने वाली लाइट की इंटेंसिटी ऑलमोस्ट बराबर होगी। इसलिए उस सेटअप के लिए I1 और I2 बराबर होंगे, तो उस पर्टिकुलर सेटअप के लिए इंटेंसिटी का वेरिएशन हम अभी चेक कर लें। इसलिए हम कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि I1 की वैल्यू पक्का पक्का I2 के बराबर हो और ये कुछ I0 हमने इसको भी नंबर दे दिया I0 कुछ है, तो इस फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा, दैट इज I इज इक्वल टू I0 प्लस I0 प्लस 2 स्क्वायर रूट ओवर I0 एंड cos phi। सबको पता चल रहा है कि I0 बेसिकली स्क्वायर बन रहा है, उसका रूट है, तो रूट भी हटेगा स्क्वायर भी हटेगा, तो यहाँ से आंसर आएगा I0 प्लस 2I0 इंटू cos phi। अब आपको देखना है कि ये दोनों जुड़ करके तो 2I0 बन जाएंगे, तो ये ऐड होकर 2I0 बन गए। ये है 2I0 और अंदर क्या है cos phi नॉट। बेसिकली आप बाहर क्या ले लेंगे बेटे 2I0, अंदर क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा बेटे cos phi नॉट। आई होप एकदम इजी था। यहाँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के cos थीटा बाई 2 के टर्म में भी आंसर लाया जाता है, तो उसके बहुत पक्ष में नहीं रहता, उस फॉर्मूला
फॉर्मूले पे मैं मेरा बहुत भरोसा नहीं, इसकी फॉर्म पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, सारी चीज़ें आसानी से दिख जाती। अब यहाँ पे देखो क्या हम कहेंगे कि पहले पाई मैंने लिख रखा है तो पाई लेते हैं, पाई नॉट बेसिकली 0, 2 पाई, 4 पाई और 6 पाई, या जितने भी इवन पाई हैं उसके अंदर अगर हम cos पाई की वैल्यू देखें तो अल्टीमेटली cos पाई की वैल्यू ऐसे में +1 आया करती है। अगर ये +1 है तो हम कहेंगे कि जो i आ रहा है, अब क्योंकि हम cos पाई की वैल्यू बेसिकली मैक्सिमम ले रहे हैं तो i भी तो मैक्सिमम आएगा। तो बाहर लिखा हुआ है 2i नॉट, अंदर लिखा है 1 और cos पाई नॉट की वैल्यू हमने कर दी 1 1 हुआ 2, तो बेसिकली आंसर आया 4i नॉट। तो जो इंटेंसिटी मैक्सिमम है ये 4i नॉट बन जाएगा। अच्छा, यानी वाईडी ऐसी जब पढ़ेंगे तो उसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी 4i नॉट की होगी बिल्कुल। अब जरा ये बातें करें कि अगर पाई नॉट की वैल्यू जैसे 5 हो जाए, 3 पाई हो जाए, 5 पाई हो जाए, 7 पाई हो जाए, एंड सो ऑन ऐसे ऑड वाइज हो जाए बेसिकली, तो जो मेरा ऐसे में cos पाई नॉट की वैल्यू होगी वो -1 होगी, और -1 तो सर मिनिमम वैल्यू होती है। अच्छा, मिनिमम वैल्यू होती है तो चलो करके देखें इस फॉर्मूले में। देखो i = 2i नॉट अंदर 1 तो ये प्लस, और cos पाई नॉट की हम अभी बोल रहे हैं वैल्यू जब -1 चूज कर रहे हैं तो यहाँ रखेंगे -1, अंदर की कहानी 0, तो टोटल स्टोरी भी 0, और ये चीज तो मिनिमम हो जाएगी। गौर से देखिए, जब हम इंटेंसिटी दोनों प्लेट की, दोनों सोर्सेस की बराबर बराबर कर देंगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4i नॉट होगी और मिनिमम इंटेंसिटी i नॉट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटेंसिटी है एक की i नॉट की, दूसरे की भी i नॉट की, लेकिन जुड़ने के बाद कोई ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर i नॉट 2i नॉट इंटेंसिटी नहीं आ रही है, 4i नॉट आ रही है, यानी जितनी आनी चाहिए उससे डबल आ रही है। तो जितनी एनर्जी थी i नॉट तो मिला के 2i नॉट एनर्जी ली थी, इससे ज्यादा तो थी नहीं, लेकिन अचानक से ये इंटेंसिटी 4i नॉट बन कैसे गई? एनर्जी कंजर्वेशन कॉलेक्ट नहीं हो रहा है। जवाब है कि नहीं हो रहा है। इसका कारण किसी किसी लोकेशन पर तो वो 2i नॉट जो मैक्सिमम होना चाहिए उसकी जगह तो 4i नॉट बन जा रहा है, लेकिन किसी किसी जगह जहां पर वेव सच में जा रही थी i नॉट और i नॉट जा रही थी, उस जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और हम कह रहे हैं कि इंटेंसिटी 0 हो गई। ये जो 2i नॉट यहाँ खत्म हुई है ना, वही एनर्जी शिफ्ट होकर यहाँ गई, तो एनर्जी का कंजर्वेशन होल्ड कर रहा है। हम इस स्टोरी को नाम दिया करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसको नाम दिया करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ध्यान रखिए बेटा, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, बड़ी इजी काम है, तो तक नहीं। अब इंटेंसिटी तो हो गई और हमने इंटरफेरेंस भी पढ़ लिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपका कुछ छूटे नहीं। मेरे हिसाब से काम अपना इंटरफेरेंस का हो गया। ये इंटेंसिटी के वेरिएशन पूरी पॉसिबिलिटी है कि इंटेंसिटी से वेरिएशन आपको आए होंगे, और अगर i नॉट की वैल्यू की मैक्सिमम और मिनिमम +1 और -1 के बीच में भी तो और की बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, तो उन वैल्यू से करस्पॉन्डिंग अगर मैं पाई डालता रहूं, यानी फेज डिफरेंसेस बदलते रहे, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कुछ भी हो सकती है। 0 भी हो सकती है, i नॉट भी हो सकती है, 1.5 i नॉट हो सकती है, 2 i नॉट हो सकती है, 3 i नॉट हो सकती है, और मैक्सिमम 4 i नॉट भी हो सकती है। तो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम के बीच में सब कुछ पॉसिबल है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए, वो एक ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। और एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट ये है कि मैक्सिमम में 4i नॉट और मिनिमम में 0 होता है, ये फैक्ट की तरह याद कर लीजिए। एक फॉर्मूला आप लोग पहले भी निकाल चुके हैं, अगर प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे कि जो फेज डिफरेंस है, इस फेज डिफरेंस का पाथ डिफरेंस के साथ जो रिलेशन होता है वो 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा x होता है। ये है हमारा फेज डिफरेंस, और मैं इसको डिराइव नहीं करने जा रहा हूं, मैं आपको पहले भी ये पढ़ा चुका हूं। और ये जो है ये पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस का मतलब है कि दोनों वेव जब सुपरपोज हो रही हैं उससे पहले उन लोगों ने जो पाथ चले हैं, जो दूरियां चल के आए हैं, उनमें कितना डिफरेंस है, क्योंकि जितना डिस्टेंस हम ट्रैवल करेंगे उतना टाइम लेंगे, जितना टाइम लेंगे उतने ऑसिलेशंस होते जाएंगे, जितने ऑसिलेशंस होते जाएंगे तो हम कहेंगे फेज में परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो पाथ डिफरेंस क्रिएट फेज डिफरेंस, ये बात ध्यान में रखना। ये बहुत 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 शानदार और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए। एक स्क्रीनशॉट ऑफ इट नोट कर लीजिए, और ये एक अच्छा सरल टिकाऊ बढ़िया फॉर्मूला है, वाईडीएससी की पूरी जान नहीं पड़ेगी, और एक ये फॉर्मूला ठीक। आइए पेज है, आपको इतना तो पता चल ही चुका है, इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं।
ये पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच का रिलेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाला ये। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस की बातें आ चुकी हैं। हमें ये बात पता है कि अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें, अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें तो जो फेज डिफरेंस की वैल्यू है वो या तो 0 आनी चाहिए, या तो 2 पाई आनी चाहिए, या तो 4 पाई आनी चाहिए, या तो 6 पाई आनी चाहिए, या तो 8 पाई आनी चाहिए, इवन पाई आनी चाहिए। इन पर cos पाई की वैल्यू +1 होती है और तभी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमम मिलता है। तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें और कहें कि डेल्टा पाई नॉट या पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। अब अगर मैं इसकी जगह पर इन्हीं का अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू लिखूं 0 2 5 4 5 6 5 तो मैं लिखूंगा 2n पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। n की वैल्यू 0 1 2 कुछ भी हो सकती है। आप जान लीजिए 2 पाई से 2 पाई निकालेंगे और डेल्टा एक्स की वैल्यू लिखेंगे n लैम्डा। क्या बात हो? कुछ खास नहीं। हमें पता था कि किस फेज डिफरेंस के लिए मैक्सिमम यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो हमने उसके करस्पॉन्डिंग ये पता कर लिया कि फेज डिफरेंस तो छोड़ दो, इस पाथ डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ये n दोबारा से 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ऐसे चलते हैं, 0 से बेसिकली लिया जाता है। अच्छा, यानी इस पाथ डिफरेंस जब कभी दो वेव जो सुपरपोज हो रही है उनके बीच में पाथ डिफरेंस अगर 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा या 0 पाथ डिफरेंस है तो उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसी की जगह पर थोड़ी सी बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को बेटा गौर करें। डेल्टा पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा पाई यानी पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस की स्टोरी है वो आप पढ़ चुके हैं कि 2n - 1 इनटू पाई है यानी ऑड पाई है। और यहाँ का जो n है ये बेसिकली 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता है, 0 से स्टार्ट नहीं होता है। अच्छा कोई बात नहीं, डेल्टा पाई की वैल्यू क्या लिखी जाए 2n - 1 इनटू पाई, इसलिए क्योंकि हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की चर्चा करनी है। फिर स्टोरी आई 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, पाई से पाई कैंसिल, हमारे पास आंसर आया 2n - 1 इनटू लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। यानी जब भी कभी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा, यहां भी n की वैल्यू 1 से ही ली जा रही है। लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल का मतलब लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 7 लैम्डा बाई 2 ऐसा ऑड मल्टीपल होगा तो हम कह रहे होंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मिनिमा मिल रहा है। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के केस में तो इंटेंसिटी 0 हो जा रही है, अंधेरा हो जा रहा है। दो सोर्सेस से लाइट इसी स्पॉट पे पड़ रही है पर ओवरऑल वहां पर अंधेरा हो जा रहा है। ये इसको तो आपको ये फॉर्मूला डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव के पाथ डिफरेंसेस के जरूर याद रखने पड़ेंगे। अब जो स्टोरी आएगी वो है हमारी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आइए थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, भारतीय एकेडमी को नहीं हटाते हैं, हमारी एकेडमी का नाम स्टोरी है कि कोहेरेंट सोर्सेस बनाए जाएंगे। कोहेरेंट सोर्स कौन सी बीमारी सुने? एक स्टोरी पढ़ाई जाती है कोहेरेंट सोर्सेस, दो या दो से ज्यादा सोर्सेस ऐसे हों जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम। ध्यान रखिएगा फ्रीक्वेंसी सेम। पहला दो या दो से ज्यादा ऐसे सोर्सेस बना लिया आपने जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, एक्जैक्टली सेम है। ये नहीं कि 10 हर्ट्ज 15 हर्ट्ज 10 हर्ट्ज 12 हर्ट्ज ऐसे नहीं, एक दो का चेंज नहीं, छोटा मोटा चेंज भी अलाउड नहीं है, एक्जैक्टली सेम है। दूसरा जो उनका फेज डिफरेंस सोर्सेस से निकलने वाली वेव का लाइट का जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस इज टाइम इंडिपेंडेंट, समय के साथ बदलता नहीं, लोकेशन के साथ बदल सकता है। ये दो सोर्सेस मैंने बनाए, छोटे छोटे छेद बना रखे हैं पेपर पे, ऐसे करके कोई पेन रखा हुआ है, पेपर रखा हुआ है, कार्डबोर्ड रखा हुआ है, उसमें छोटे छोटे छेद बना रखे हैं, स्लिट बना रखे हैं, इसको स्लिट बोला कहते हैं। इसको S1 बोल रहे हैं, इसको S2 बोल रहे हैं, स्लिट 1 स्लिट 2। इनसे लाइट आ रही है, इससे लाइट यहाँ पहुंचेगी, इससे लाइट यहाँ पहुंचेगी। तो जब ये इंटरफेयर होंगे तो लोकेशन बदलने पर फेज डिफरेंस बदलेगा, लेकिन इसी पर्टिकुलर लोकेशन पर अभी देखें, 2 सेकंड बाद देखें, 10 सेकंड बाद देखें, 20 सेकंड बाद देखें, जब भी ये काम करेंगे कितने भी टाइम के बाद देखेंगे तो जो फेज डिफरेंस है वो समय के साथ नहीं बदलेगा। ये दो कंडीशंस जो भी
दो सोर्सेस फॉलो करते हैं, होल्ड करते हैं, उन दो सोर्सेस को कोहेरेंट सोर्स बोला जाता है। लाइन बिल्कुल सीधी नहीं बनी, शायद अभी सीधी नहीं है, पर काम चलाओ तो सही है, अभी सीधी नहीं है तो सीधा कर लेना चाहिए। चार थोड़ी ठीक है, काम चल जाएगा। ये जो स्प्लिट्स हैं, इन स्प्लिट्स की दूरी को d बोला जाता है और हम y d s e कर रहे हैं। हम अभी थोड़ी देर पहले भी इसका डिस्कशन कर रहे हैं। थॉमस यंग के साइंटिस्ट हैं, हमने 11th में पढ़ रखा है, यंग मॉडुलस करके वो साइंटिस्ट हैं। वो अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव करते हैं कि लाइट इज अ वेव। इंटरफेरेंस पैटर्न में भी हम लोग ये डिस्कशन कर चुके हैं, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, बार-बार वही बातें रिपीट करके काम की बातें ज़्यादा कर रहा हूँ। उन्होंने छोटे-छोटे स्प्लिट्स बनाए, छेद बनाए और ये बहुत पास है, मैंने आपको साफ दिखने के लिए बहुत दूर बनाया है। ये कुछ 3-4-5 इंच है, लेकिन जब आप ये एक्सपेरिमेंट लैब में करते हैं या घरों में करते हैं तो आप पाते हैं कि 2-3 मिलीमीटर या इवन लेस, 1 मिलीमीटर, आधा मिलीमीटर, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हाफ ऑफ अ मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर इतना छोटा होता है। ये स्क्रीन है जहां पर उनसे आने वाली लाइट के इफेक्ट को देखना है। आपको ऐसा पता चलेगा कि इस स्क्रीन के ऊपर किस प्रकार से लाइट का पैटर्न बनता है। ये डॉट डॉट क्या है, जहां जहां मैंने मार्कर चलाया है वहां पे लाइट है और जहां नहीं चलाया वहां पर अंधेरा है। ऐसा ही पैटर्न इससे बनकर आता है। जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बनकर आएगा। वेव की थ्योरी अप्लाई करेंगे तो जस्टिफाई भी कर लेंगे, जो बन रहा है वेव से भी वही बनने वाला है। ठीक, अच्छी बात। इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट पकड़ा गया। अब जो मिड पॉइंट पकड़ा गया, इससे एक परपेंडिकुलर डाला गया और ये स्क्रीन और स्लिट के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जानबूझकर d नाम दिया, कैपिटल D। और वाईटीएससी की पूरी कहानी इस बात पर डिपेंड करती है कि जो d है ये बहुत बड़ा है स्मॉल d से। अब समझना कितना बड़ा है। ये स्प्लिट के बीच का सेपरेशन जो है वो लैब के अंदर जब हम करते हैं तो 1 या 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर से ऊपर नहीं लेते हैं, 2 मिलीमीटर के आसपास, ये 3 मान लो, इससे ज्यादा क्या है, 2-3 मिलीमीटर। और ये लगभग 2 मीटर के आसपास, 2 मीटर के आसपास। आपको पता चलेगा कि 1000 गुने से ज्यादा का अंतर, इतना डिफरेंस। तो ये 1000 टाइम्स ग्रेटर है, तो बहुत बड़ा हो गया। और ये सारी कहानी तभी वैलिड है जब d बहुत बड़ा हो जाए। स्क्रीन को उतना बड़ा बनाया नहीं जा सकता है, बोर्ड पर तो छोटा ही बनाना, क्योंकि बगल में लिखना भी है, इसे छोटा दिखाया गया है। ये बोर्ड की चौड़ाई के बराबर ये दूरी है और स्लिट्स बिल्कुल पास एकदम छोटे-छोटे इस तरह से। दूसरा, जो वेवलेंथ हम लाइट की इस्तेमाल करेंगे वो वेवलेंथ इस स्लिट के बीच का सेपरेशन से बहुत छोटी है, लगभग 1000 गुना से ज्यादा बड़ा स्लिट का जो सेपरेशन है वो वेवलेंथ से 1000 टाइम्स या इवन मोर ज्यादा बड़ा होगा, यानी कि माइक्रोन्स में या उससे भी छोटा वेवलेंथ बड़ा होगा। ठीक, हम क्या करें, इसके पीछे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को पीछे लेकर जाएं, यहाँ पे ओरिजिनल सोर्स लगा दें। इस सोर्स से बेटा आप देखेंगे कि लाइट निकलेगी ऐसे, और इस सोर्स से आप देखेंगे कि लाइट निकलेगी ऐसे। ठीक, अब जो लाइट निकली यहाँ पर पहुंची, मेरे हिसाब से आपने कॉन्ग्रुएंसी देखी होगी, ये थीटा, ये थीटा, ये 90 और ये साइड कॉमन। तो ऑब्वियसली ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट होने से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर पहुंचने वाली वेव और यहाँ पर पहुंचने वाली वेव का जो फेज है वो बिल्कुल सेम है। ठीक, सेम फेज में वेव पहुंचे, यानी कि S1 और S2 के बीच में इनिशियली कोई फेज का डिफरेंस नहीं। इस स्लिट से वेव निकली, लाइट निकली, रे निकली, यहाँ पहुंची, और इससे रे निकलेगी और यहाँ पहुंचेगी। और जब ये दोनों एक ही जगह पर पहुंच जाएंगे साइमल्टेनियसली, तो हम कहेंगे एक जगह पहुंच गई सर इंटरफेयर कर जाने के लिए, इंटरफेयर कर जाएंगे, और इंटरफेयर करेंगे तो इंटेंसिटी कितनी होगी। इंटेंसिटी बताने के लिए जरूरी है कि बताया जाए कि एम्पलीट्यूड कितना होगा। एम्पलीट्यूड बताने के लिए जरूरी है कि हम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला याद कर लें, और एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला तो फाई पर डिपेंड करता था। फाई तो फेज डिफरेंस था किनका, जो इंटरफेयर कर रही है वेव उनका। अगर फेज डिफरेंस पर इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड डिपेंड कर रहा है तो ये तो पता कर लो कि फेज डिफरेंस कितना है। तो सर फेज डिफरेंस कैसे पता करें, अरे फेज डिफरेंस तो पाथ डिफरेंस का रिलेशन था। अगर पाथ डिफरेंस नाप लिया तो फेज डिफरेंस भी नाप लेंगे, तो चलो पाथ डिफरेंस नापें। इस लाइट से इस लाइट रे ने कितनी ज्यादा लंबाई चली, अगर वो निकाल लें बात बन गई। ओहो बहुत बढ़िया। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने डाला है इसी को आप y = 0 बोलते हैं, यानी सारी दूरियां जो y एक्सिस में नापी जाएंगी वो यहीं से नापी जाएंगी रेफरेंस पॉइंट। और ये जो बिंदु है जहां पे मैं अपने इस पॉइंट पर इंटेंसिटी मेजर कर रहा हूं कि यहाँ पर इंटरफेरेंस होकर क्या इंटेंसिटी मिल रही है, इसको मैं बोल रहा हूं कि
ये y सेपरेशन पर है। और एक और असम्पशन मान के चलते हैं कि ये जो मैंने y बोला है ये खुद भी d से बहुत छोटा है। अगर d से बहुत छोटा है, मान लो कि 2-3 इंच और ये 3-4 मीटर है, तो कॉमन सेंस से बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है। ये कुछ इस प्रकार की बात बन जाएगा कि ये बहुत बड़ी लाइन बनाओ और एक छोटा सा परपेंडिकुलर बनाओ और फिर इसको ऐसे बना दो। क्या ये एंगल बहुत नन्हा सा हो जाएगा? ये एंगल लगभग 1 डिग्री और 2 डिग्री के आसपास रहेगा। ये 1-2 डिग्री का अगर एंगल हो गया तो ये रहा बेस, ये रही हाइट, हाइपोटेन्यूज। तो बेसिकली बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाते हैं, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू जो होती है ऐसे में 1 हो जाती है और tan थीटा और sin थीटा आपस में बराबर हो जाया करते हैं। क्लियर है ये बात? एकदम इजी है। तो ये जो दो रेखाएं आपको टेढ़ी टेढ़ी दिखाई दे रही है, काफी कन्वर्जिंग दिखाई दे रही है। जब इसको काफी बड़ा कर देंगे और इसको काफी छोटा कर देंगे तो आपको दिखाई देता होगा ये बहुत ज्यादा कन्वर्जिंग ही ऑलमोस्ट पैरेलल है। और इसको भी नीचे और लंबा कर दें तो ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से एक ऐसे एंगल बनाऊं तो ये थीटा एंगल क्या आएगा, यहाँ से बनाऊं तो भी ये अप्रॉक्सीमेटली थीटा है। उसका कारण क्या है कि दोनों रे लगभग पैरेलल है, क्योंकि d बहुत बड़ा है और y बहुत छोटा है। एक रे यहाँ से भी बनाई है, ये कोई रे नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री है, नथिंग स्पेशल अबाउट इट, ये सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। तो ये एंगल भी कितना रहा होगा बेटा? थीटा रहा होगा, क्योंकि ये तीनों एंगल एक दूसरे के ऑलमोस्ट पैरेलल है, क्योंकि d बहुत बड़ा है, y बहुत छोटा है। स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन काम कर रहा है। y बहुत छोटा होने से पता चलता है कि थीटा इज स्मॉल, और थीटा के स्मॉल होने से जो tan थीटा है मेरे बच्चों वो पक्का sin थीटा के अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगा। मैं इसको इलस्ट्रेट करता हूं, ठीक, वो असम्पशन ध्यान रखना। अब क्या किया जाए? सर आपने तो परपेंडिकुलर वाला ट्रायंगल बनाया था, तो यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसको आप a बोल दो। अब देखो ये और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दूरी बहुत बड़ी है और ये बहुत छोटा है, तो अल्टीमेटली अंदर का जो एंगल है थीटा ये बहुत नन्हा होता है, बहुत लंबा सा एंगल है। अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो कॉमन सेंस है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, यानी a से लेके p तक और s1 से लेके p तक बराबर होगा, यहां से लेके यहां तक और जो बेस है, और s1 से लेके p तक जो कि हाइपोटेन्यूज है बराबर रहा होगा। जवाब है। अब देखना मेरे बच्चों कि अगर ये एंगल 90 है, ठीक, और ये एंगल थीटा है, इस एंगल के थीटा होने से जैसे देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, और ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा तो ऑब्वियसली ये एंगल थीटा है। नीचे से भी निकाल सकते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, बट ऑब्वियसली ये थीटा है। तो हमें ये थीटा याद रखना है, ये थीटा, ये 90, ये थीटा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। ठीक, अब इस छोटे वाले ट्रायंगल को मैं बाहर बनाता हूं, देखो बाहर ये परपेंडिकुलर है, ये हिस्सा d है, ये s2 है, ये a है और ये s1 है, ये एंगल थीटा है। मैं इसमें sin थीटा अप्लाई करने की कोशिश करता हूं। sin थीटा का मतलब परपेंडिकुलर, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, दैट इज s2a अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है 90 के सामने वाला, दैट इज d। तो तुम्हारे पास s2a का मतलब आया d sin थीटा। कहोगे ये क्यों निकाला आपने? सिंपल लॉजिक है, ये लो। अगर मैं कहूं व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रेज, तो इन दोनों रेज का पाथ डिफरेंस होगा s2p माइनस s1p। s2 से लेके p तक की जो दूरी है माइनस s1 से लेके जो p तक की दूरी है। पर तुमको पता है कि सर a से लेके p और s1 से लेके p तो बराबर है, तो डिफरेंस कितना है? वो तो s2a के बराबर है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो s2a है जो पाथ डिफरेंस है, और s2a भी आपने निकाला है कि दैट इज d sin थीटा। तो अल्टीमेटली जो आपका डेल्टा x यानी पाथ डिफरेंस है वो d sin थीटा है। आप पाथ डिफरेंस को पकड़ कर चलिए, क्लियर है बात? ध्यान से आया होगा। अब क्या करें? अब कुछ इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए, ये और ये बड़ा ट्रायंगल दिखाइए, तो बड़ा देखिए, ये और ये बड़ा ट्रायंगल दिखाइए। इसमें हम लगाते हैं मेरे बच्चों tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू आएगी y d परपेंडिकुलर अपॉन बेस y d। तो आपके लिए जो y की वैल्यू है इसकी वैल्यू बन जाएगी d tan थीटा। पर आपने कहा y तो बहुत छोटा है, तो थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है, तो tan थीटा और sin थीटा बराबर है। अगर tan थीटा और sin थीटा बराबर है तो ऑब्वियसली जहां जहां tan थीटा रहता है वहां पे sin थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, तो sin थीटा निकालो यार। sin थीटा की जो वैल्यू है मेरे बच्चों
आएगी डेल्टा एक्स बाई डी। और इसको उठा के कहाँ रख सकते हैं, tan थीटा के बराबर, तो d इंटू साइन थीटा लिख सकते हो भाई, लिख सकते हैं। और साइन थीटा की वैल्यू का तुमको पता है, हाँ तो लिख लो भाई d बाई स्मॉल d इंटू डेल्टा एक्स, ये y की वैल्यू है। अब पाथ डिफरेंस डालते जाओ और दूरियां निकालते जाओ। पाथ डिफरेंस से जुड़ा है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस से जुड़ा है इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी और फिर पाथ डिफरेंस तो y से भी जुड़ा है। इसका मतलब पाथ डिफरेंस से पता चलेगा हम कितनी दूर पर पहुंच रहे हैं, और ये पाथ डिफरेंस ये भी बता रहा होगा कि हम कितनी इंटेंसिटी की चर्चा कर रहे हैं, यानी कितनी दूर पर कितनी इंटेंसिटी मिल रही है, कितनी दूर पर कितनी इंटेंसिटी मिल रही है, कितनी दूर पर कितनी इंटेंसिटी मिल रही है, ये पाथ डिफरेंस डालने से पता चल जाएगा। यानी कहां कहां ब्राइट स्पॉट बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है, ये पता चल जाएगा पाथ डिफरेंस की वैल्यू डालने से। हाँ, और कहां कहां मिनिमा यानी डार्क स्पॉट बन रहा है, ये भी तो पता चल जाएगा। ऑफ कोर्स, आइए चल जाते हैं। हम कहें कि if डेल्टा x इज इक्वल टू n लैम्डा, n की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि हम लोग मैक्सिमा की चर्चा कर रहे हैं। जब हम मैक्सिमा की चर्चा कर रहे होंगे तो हम कहेंगे कि yn यानी nth मैक्सिमा, nth का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, 0 4 5 6, तो नंबर नहीं पता तो फिर लिख दिया, नंबर डालते जाओ, मैक्सिमा निकालते जाओ किसी डिस्टेंस पे, d बाई डी, और डेल्टा x की जगह क्या लिखते हैं, n लैम्डा। अब कहोगे ये कैसे पता कि डेल्टा x n लैम्डा होता है तो मैक्सिमा मिलता है, थोड़ी देर पहले करके देखा हमने, रिवर्स करके देखो कि जब डेल्टा x n लैम्डा होता है तो मैक्सिमा मिला करता है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। n की वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू 0 आ गई। n की वैल्यू 0 डालने का मतलब है कि ये आदमी सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहा है, और सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ मिल रहा है, y बराबर 0 पर, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ मिल रहा है। हाँ आइए, n की वैल्यू आप 1 डाल दीजिए। जब आप n की वैल्यू 1 डालेंगे तो आपके लिए y की वैल्यू जो है वो बनेगी d लैम्डा बाय d। ओके, कितनी दूरी पर मिलेगा पहला मैक्सिमा, हाँ इतनी दूरी पर मिलेगा, बहुत बढ़िया। अगर आप n की वैल्यू 2 डाल दें तो आपके लिए y की वैल्यू 2d लैम्डा बाय d मिलेगी, बहुत बढ़िया। क्या मिनिमा भी निकाला जा सकता है, हाँ हम कहेंगे if डेल्टा x इज नथिंग बट 2n-1 लैम्डा बाय 2, तो हम कहेंगे कि सर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने का मतलब होता है कि मिनिमा मिल रहा है। मिनिमा मिलने का मतलब होता है कि डार्क स्पॉट मिल रहा है, अंधेरा मिल रहा है, वहां पर लाइट पड़ तो रही है लेकिन दिख नहीं रही है, और दोनों इंटरफेयर करके वहां पे अंधेरा क्रिएट कर रही है। लाइट एंड लाइट मेक नो लाइट, थोड़ा विचित्र सा है, और करके देखोगे तो अजीब लगेगा कि लाइट दो सोर्सेस से लाइट आती है, स्क्रीन पर पड़ती है, और जहां पर लाइट पड़ रही है वहां अंधेरा हो रहा है। इट इज अ डिफरेंट फिनोमेनन, आसानी से नहीं दिखाई देता है। फिर इसी y को पकड़ लें, ns मिनिमा कहां मिलेगा, तो हम कहेंगे d बाई डी और अंदर 2n-1 लैम्डा बाय 2। ओके, यहाँ का जो n है वो तो 1 से शुरू हो रहा है क्योंकि सेंट्रल मिनिमा जैसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए स्पेशली जब मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि जब आप डिस्ट्रक्टिव की बातें कर रहे हो, मिनिमम इंटेंसिटी या फिर मिनिमम एम्पलीट्यूड की बातें कर रहे हो, तो आपके दिमाग में बात जरूर आनी चाहिए कि जो ऑड नंबर है उसको 2n+1 से ना बना के 2n-1 से बनाना। दिस इज वेरी अच्छा। अब यहाँ पर क्या किया जाए, n की वैल्यू को 1 रखा जाए। जब n की वैल्यू को 1 रखोगे तो फर्स्ट मिनिमा कहाँ मिलेगा, तो हम कहेंगे d बाई डी, n की वैल्यू 1 रखा तो ये 2 हो गया, 2-1 1 हो गया, यानी d लैम्डा d 2, d लैम्डा बाई 2। n की वैल्यू को 2 रख दिया जाए तो क्या होगा, सेकंड मिनिमा कहाँ मिलेगा, तो इसकी वैल्यू को जैसे आप 2 रखोगे तो ये बन जाएगा 3, 2 2 4 -3, देखो 2 2 4 -1, 3 बचा, 3 बाई 2 लैम्डा, तो हम लिखेंगे d बाई डी इंटू 3 बाई 2 लैम्डा। क्वाड लैम्डा आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ये वो लोकेशन है जहाँ पे आपके मिनिमा मिल रहे हैं। एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कहानी है, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कहानी है। थोड़ा सा होमवर्क ये है कि अगर मैंने आपको 2 0 1 2 रख के दिखाए हैं तो 3 4 रख के खुद देख लो। मैंने आपको n बराबर 1 n इक्वल टू 2 रख के दिखाया है, d लैम्डा बाई d इनटू 1/2 और d लैम्डा बाई d इनटू 3/2 करके दिखाया है, तो 5/2 वाली कहानी खुद कर लो। ठीक, अब इसमें एक नया कांसेप्ट आता है, क्या ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये बाई डी आती है और संपूर्ण चलता है, इससे ज्यादा पढ़ने की कोई नीड नहीं है। इतना पढ़ोगे तो मान लेना कि जितने सवाल आएंगे लग जाएंगे, और फॉलो करते रहोगे तो कोई सवाल बचेगा नहीं। आगे देखिए, एक ही नोटिस को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। वो
क्या है, इसको बीटा से नोट करते हैं, समझे कैसे? इंटेंसिटी के वेरिएशन देख लो तो उससे फ्रिंज विड्थ की फीलिंग अच्छी आती है कि यहाँ पे मैक्सिमा है, हम कहेंगे हाँ, हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे मैक्सिमा बन रहा है तो देखो इंटेंसिटी मैक्सिमाइज हो रही है। ग्राफ है, मत समझना कि यहाँ पे लाइट बल्ब आउट हो रही है, आउट नहीं हो रही है। ये ग्राफ बनाया जा रहा है बंडी में कि ये वो पोजीशन है और हर पोजीशन पे अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो एक्स एक्सिस में इंटेंसिटी प्लॉट होगी और अगर इंटेंसिटी जीरो है तो ऐसा रहेगा। ग्राफ में इंटेंसिटी का कॉस सही था तो कॉस के टर्म में ही बनने वाला है, तो अल्टीमेटली ऐसा ग्राफ बनेगा। आप देखें कि ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये देखें ये फर्स्ट मिनिमा, ये देखें ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये देखें ये सेकंड मिनिमा, ये देखें तो ये सेकंड मैक्सिमा, ये देखें ये फर्स्ट मिनिमा है। तो फर्स्ट मिनिमा कहते तो ऊपर होता है, अरे फर्स्ट ऊपर भी है और फर्स्ट नीचे भी है, दोनों तरफ आइडेंटिकल। ये देखें ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये देखें ये सेकंड मिनिमा और इसके नीचे मैक्सिमा, और ये ऑल्टरनेट चलते रहेंगे, ना किसी की इंटेंसिटी कम होगी ना किसी की चौड़ाई कम होगी। बहुत समझ मेरे बच्चे, एक रहा मिनिमा और एक रहा मिनिमा, इन दोनों मिनिमा के बीच में जो दूरी है, क्या इतने सेपरेशन के अंदर आपको ये ब्राइट लाइट दिखाई देती है जहां पे इंटेंसिटी काफी ज्यादा है, यहाँ पे रोशनी दिखाई देती है। जितने हिस्से में आपको ये रोशनी दिखाई दे रही है उतने हिस्से को हम बोलेंगे फ्रिंज विड्थ, यानी कि एक मिनिमम और उसके बाद कंसेक्टिव दूसरा मिनिमम, या फिर उल्टा देखें ये मैक्सिमम और कंसेक्टिव दूसरा मैक्सिमम, इसके बीच में आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई इंटेंसिटी नहीं है, लाइट तो बेसिकली यहाँ पर है, लाइट तो बेसिकली यहाँ पर है और यहाँ पर कोई लाइट नहीं है, तो यहाँ पर अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो आप कहेंगे एक कंसेक्टिव या दो कंसेक्टिव मैक्सिमा या इसका उल्टा दो कंसेक्टिव मिनिमा के बीच के सेपरेशन को फ्रिंज विड्थ कहा जाता है। सेपरेशन बिटवीन टू consecutive मिनिमा और मैक्सिमा इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। कितनी चौड़ाई में, कितनी थिकनेस में आपको ये लाइट दिखाई देगी, इसका मेजरमेंट, कि जो आपको एक पैटर्न मैंने आपको अभी ड्रॉ करके दिखाया था, इस तरह का जैसे डॉटेड लाइन दिखाई देती है, तो जो डॉटेड लाइन है इसकी चौड़ाई कितनी है, ये अगर मेजर करना हो तो ये फ्रिंज विड्थ बता रहा है कितनी चौड़ी बनेगी। तो देखें हम कहेंगे कि जो बीटा है वो एक काम करो कि यार मैक्सिमा मैक्सिमा की बातें कर लेते हैं, एक ये मैक्सिमा मेरे पास है और एक ये मैक्सिमा मेरे पास है जो कंसेक्टिव है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ किस मैक्सिमा तक और फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ किस मैक्सिमा तक यहाँ तक, तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है यही तो मेरे लिए बीटा है। हाँ, तो मैं कहूँ कि किसी nth मैक्सिमा पे पहुंच जाऊँ और उसके बाद उससे जस्ट पहले वाले मैक्सिमा पर आ जाऊँ। सॉरी अभी पेंट हुआ है तो उसकी काफी स्मेल है। nth मैक्सिमा तक पहुंचे और उससे जस्ट पहले वाले मैक्सिमा तक पहुंचे और इन दोनों के सेपरेशन को माइनस कर दिया, nth तक पहुंचे n-1 तक पहुंचे और दोनों सेपरेशन को माइनस करके जो बचा वो हमारे एक फ्रिंज विड्थ निकल कर आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। nth मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या है, ये है, इसका फॉर्मूला है d/d × लैम्डा × n। बहुत अच्छा। n-1 का फॉर्मूला क्या है, अरे n-1 में कुछ करना थोड़ी है, जहां आपने n लिया है इस n की जगह n-1 रख दो। जब आप 6 मैक्सिमा निकालोगे तो इसकी जगह 6 रखोगे, जब 5th मैक्सिमा निकालोगे तो इसकी 5 रखोगे, nth मैक्सिमा निकालोगे n रखोगे, n-1 मैक्सिमा निकालोगे n-1 रखोगे। तो तुम क्या रखोगे, बहुत सही, d/d × लैम्डा × n-1। क्या कर रहे हो, बहुत मतलब d/d × n लैम्डा माइनस d/d × n लैम्डा, आपने पहले टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर लिखेंगे d लैम्डा/d। पहला टर्म और दूसरा टर्म तो खत्म हो गए, तो मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, पहले बोर्ड इतना नीचे आएगा नहीं, तो आई एम राइटिंग इट फिर तो इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है, कहानी हो चुकी है। आगे देखें, तो जो फ्रिंज विड्थ आपके निकल के बेटा आ रही है, दैट फ्रिंज विड्थ इज नथिंग बट d लैम्डा/d, ये आपकी फ्रिंज विड्थ, और कितनी आसानी से हमने फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट कर ली, ये b क्या बीटा d लैम्डा/d होगी। गौर से देखिए किन बातों पर डिपेंड कर रही है, जितना ज्यादा स्क्रीन को दूर रखेंगे बीटा उतना ज्यादा उतनी चौड़ी फ्रिंजेस दिखाई देंगी, उतने मोटे मोटे स्पॉट बनेंगे। लैम्डा जितना ज्यादा होगा, यानी येलो का स्पॉट उतना मोटा नहीं बनेगा जितना रेड का बनेगा, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है। या तीसरा तरीका ये है कि स्प्लिट के बीच का डिस्टेंस अगर कम कर दिया जाए तो भी बीटा बढ़ जाएगा, मतलब स्प्लिट अगर ज्यादा पास ले आए, क्लोजर स्प्लिट अगर ले आए तो फिर ये बीटा बढ़ जाएगा, मोटी मोटी फ्रिंजेस दिखाई देगी। ये फ्रिंज विड्थ होगी।
हम लोगों ने आज क्या किया, हम लोगों ने इंटरफेरेंस पैटर्न में इंटेंसिटी की चर्चा करी, इंटेंसिटी के वेरिएशन देखे। दूसरा वायरिएटी की चर्चा करी। तो आप देखिए ये सब कुछ वेव से हो सकता था, मैंने जो इक्वेशंस लगाई वो वेव के लिए थी। इंटरफेरेंस पढ़ाया था, मैंने लाइट की बात नहीं करी थी, वेव की बात करी थी। और उसी इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए अगर मैं अपने वायरिएटी के एक्सपेरिमेंट में, यंग साहब के एक्सपेरिमेंट में जो ये पैटर्न मिलता है, अगर मैं उसको दिखाता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ उन्हीं फॉर्मूला से जो मैंने वेव के लिए डिजाइन कर रखे थे, तो वेव के लिए डिजाइन फॉर्मूला से वही वेरिएशन इंटेंसिटी के आते हैं जो इंटेंसिटी के वेरिएशन आपको एक्सपेरिमेंट में दिखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि लाइट इज अ वेव। और न्यूटन का थ्योरी को बड़ा झटका लगता है और 1800 के आसपास में ये प्रूव हो जाता है कि लाइट इज अ वेव। और कुल मिलाकर के 100-200 साल तक 100 साल तक एटलीस्ट 100 साल तक चलती है ये कहानी कि हाँ लाइट इज अ वेव। खैर मैं उसको बहुत ज़्यादा नहीं जाता हूँ, लेकिन आज वही बातें सीखी कैसे मैक्सिमास निकालते हैं, कैसे मिनिमास निकालते हैं, कैसे पाथ डिफरेंस निकालते हैं। पाथ डिफरेंस इंपॉर्टेंट है निकालना, ये बहुत जरूरी है। इस चीज़ को बार बार देखिएगा और उसको ग्रहण करिएगा। फिर फ्रिंज विड्थ क्या होती है और वो कैसे निकाले जाते हैं, एक फैक्टर पे डिपेंड करती है। निकालने में करिए, अगले लेक्चर में मिलेंगे, सवालों के साथ मिलेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे और इनके अच्छे कंसेप्ट करेंगे। अच्छे कंसेप्ट का मतलब जो थोड़ी बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होती है बच्चे डरते हैं, ऐसे कंसेप्ट